आपने एस्टेक्स का उल्लेख किया। एस्टेक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये लोग कहाँ से आए और किस समय पर और कैसे? हम जिन सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, उनमें से लगभग हर एक के पास उस सवाल के दो अलग-अलग जवाब हैं। हमारे पास एक तो पुरातत्व संबंधी नजरिया है और दूसरा खुद एज़टेक सभ्यता का। एज़टेक्स के पास ये एक बहुत ही अद्भुत माइग्रेशन की कहानी है, जिसमें वो कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह से आए हैं जो उत्तर में बहुत दूर है। इस जगह को अस्लान कहते हैं और उन्होंने एक प्रकार के नायक की यात्रा के माध्यम से इस माइग्रेशन को किया, जहां वे इस स्नेक माउंटेन नामक जगह पर गए और उन्होंने युद्ध के देवता के जन्म का अनुभव किया, जिसकी वे इसके बाद पूजा करने लगे। और जब वे मेक्सिको की घाटी में पहुंचे, तो उन्होंने खुद को वहां के सभी लोगों के खोए हुए भाई माना, जो लंबी यात्रा के बाद आखिरकार अपने लोगों के बीच लौट आए थे। उन्होंने कहा कि वे सभी उत्तर से आए थे। अस्लान के पास एक जगह है, एक गुफा, जिसमें 7 अलग-अलग रास्ते हैं, जिसे चिकीमोस्टक कहा जाता है। और यह कि सभी लोग जिन्होंने नहुआटल भाषा बोली, गुफा से आए और उनमें से ज्यादातर लोग जल्दी ही मेक्सिको की घाटी की ओर चले गए। तो एज़टेक की कहानी में वे सिर्फ खोई हुई जनजाति थे। वे आने वाले अंतिम भाई थे। और लेकिन फिर वे काफी देर से पहुंचे और वहां के योद्धा बन गए, भाड़े के सैनिकों की तरह लड़ने लगे। उन्होंने अभी अभी मैक्सिको की घाटी में समुदायों के लिए काम करना शुरू किया था और यह सब 1300 के दशक में होता है। और इस तरह कॉर्टेस के आने से 200 वर्ष पहले एज़टेक लोग मैक्सिको की घाटी में आ गए थे और वे खुद को इन खूंखार भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल कर लेते हैं। वे गंदा काम करते हैं। वे सभी विकसित सभ्यताएं टेक्सकोको झील के आसपास बसी थीं, जो अब मेक्सिको सिटी के बीचों बीच स्थित है। अब वो सूख चुकी है। इनमें पानी नहीं था, लेकिन वे लोग आपस में लड़ने के लिए बहुत सभ्य थे। हालांकि अपना गंदा काम करने के लिए वे एज़टेक्स को किराए पर लेते थे, तो एज़टेक्स ने उनका गंदा काम किया और वास्तव में मेक्सिको घाटी की राजनीति और खेल को बदल दिया। गंदा काम अपनी ताकत के दम पर। हाँ, वे अंदर जाते और जिसे भी तुम मारना चाहते थे उसे मार देते। और अब तुम इस क्षेत्र के राजा हो। तो इनमें से एक राजा, जिसके लिए वे काम कर रहे थे, उन्हें बहुत पसंद करने लगा और उसने सोचा कि मैं एज़टेक्स को अपने वंश का हिस्सा बनाऊंगा। मैं उन्हें अपनी बेटी दूंगा ताकि एज़टेक्स के प्रमुख उससे शादी कर सकें। और एज़टेक ने उसकी बलि दे दी और इस बात ने उस आदमी को नाराज कर दिया। तो वह अपनी पूरी सेना के साथ गया और थोड़े समय के लिए एज़टेक्स को बाहर निकाल दिया। कहते हैं वे इस भयानक रेगिस्तानी इलाके में छिपकलियां खाकर रहते थे। लेकिन फिर उनमें से एक पुजारी ने कहा, हम झील के चारों ओर घूमने जा रहे हैं और मेरे विजन्स कहते हैं कि जहां हम एक सांप को मुंह में पकड़े एक कैक्टस पर बैठा हुआ एक चील देखेंगे, वहीं हम अपनी राजधानी बनाएंगे। और उन्हें वह दिखता है, लेकिन यह झील में बने एक द्वीप पर बैठा है। और उसने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता, वह जगह है। इसलिए उन्होंने एक द्वीप बनाया। वे उस द्वीप पर जाते हैं और फिर वे बस झील मग को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वे द्वीप के बीच में एक पूरा शहर नहीं बना लेते। तो इसका मतलब वे झील बनाते हैं, वे एक द्वीप शहर बनाते हैं। और ये सब लगभग 100 वर्षों के समय में होता है। वे लगभग सन 1300 के करीब वहां आते हैं। वे इसे टेनोच्टिटलान की राजधानी कहते थे और आखिरकार यह शहर वास्तव में स्थापित होता है और वहां से वे तेजी से पूरी घाटी पर कब्जा कर लेते हैं। वे इसे ट्रिपल अलायंस कहते हैं, जो कि झील के 2 अन्य बड़े समुदाय थे और अब उनके सहयोगी बन गए हैं। लेकिन वे वास्तव में साथी नहीं हैं। एज़टेक्स क्रूर थे। उनके साथी बस चुप रहने और इस बात पर सहमत थे कि एज़टेक्स को शो चलाने दें। और फिर एज़टेक्स जंगल की आग की तरह फैल गए और माया के इलाके में पहुंच गए। वे जहां जाते, वहां के शहरों का नाम बदल देते और उन्हें सम्मान देने पर मजबूर करते। काफी छोटी अवधि तक चली हुई सभ्यता जो बहुत तेजी से फैली थी और प्रसिद्ध थी। तो इसके कुछ परिभाषित क्वालिटीज क्या हैं जो इसे समझाते हैं? मुझे लगता है कि उनका एटीट्यूड अटिला धन की तरह था। उन्हें उन्हें आपकी खाल उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी सभी बहुत कंफर्टेबल और बहुत सभ्य हो गए थे। और एज़टेक्स तो बस भाड़े के सैनिक थे। उन्होंने सभी से कहा, हम या तो आपका दिल निकाल सकते हैं या आप हमारे लिए काम कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिए काम करते हैं तो आप ठीक रहेंगे। वे हर उस शहर में जाते जहां वे जाना चाहते थे। सबसे पहले वे व्यापारियों के एक समूह के साथ वहां पहुंचते। उनके पास एक व्यापारी वर्ग था
जो असल में उनका ही सैन्य था। वे लोग पहले जाकर आकलन करते थे कि अगला हमला कहाँ करना है। वे कुछ एज़टेक प्रोडक्ट्स के साथ अंदर जाते और कहते, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन हर समय वे अपनी सैन्य शक्ति का आकलन करते थे कि उनके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो वे ले सकते हैं। और फिर जैसे ही ये व्यापारी हर बात की जांच कर लेते, उसके बाद सैन्य बल सर्वेक्षण करने के लिए पहुंच जाते। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, एज़टेक के पास एक बहुत बड़ा योद्धा वर्ग था। तो फिर क्या आप युद्ध और हिंसा के साथ उनके पूरे रिश्ते पर चर्चा कर सकते हैं? वे वे वाकई एक युद्ध देवता की पूजा करते थे। उनके मुख्य मंदिर का नाम टेम्प्लो मेयर था। इसके ऊपर दो मंदिर थे। पहला था ट्लालॉक, जो बारिश के देवता थे, जिन्हें बलिदान बहुत पसंद था। और फिर दूसरा था हुइट्जिलोपोchtli। इसका अनुवाद यह होता है कि बाईं ओर का हमिंग बर्ड। लेकिन वह युद्ध का देवता है। मुझे यह पसंद है कि वह एक हमिंग बर्ड है। शायद वह तेज है और जादुई पक्ष से आता है। लेकिन फिर मुख्य मंदिर के ठीक दोनों ओर योद्धाओं के दो मंदिर थे, जो उनकी शक्ति और सैन्य संस्कृति का प्रतीक थे। एक मंदिर ईगल वॉरियर कबीले का था, जबकि दूसरा जैगुआर वॉरियर कबीले का था। और वे प्रतीकात्मक रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में थे, हालांकि वे एक यूनिफाइड फोर्स थे। मुझे लगता है शायद नौसेना और वायुसेना के बीच की एक उपमा। आप जानते हैं, उनके बीच में एक अच्छे स्वभाव की प्रतियोगिता थी कि कौन बेहतर है, लेकिन वे एक ही शक्ति थे। तो वे उनके प्रतीकात्मक योद्धा थे, जो अपनी पूरी ठाट बाट में तैयार होते थे। और वे इन दो शक्तियों के साथ लोगों पर आक्रमण करते थे। और ये मेसो अमेरिका में पहले हुई किसी भी घटना से बिल्कुल अलग होता था। साथ ही मैं यूरोप में जो हुआ उसके पैरेलल एक रेखा खींच सकता हूं। एजिनकोर्ट की प्रसिद्ध लड़ाई में हेनरी पंचम का वह ऐतिहासिक पल, जब उनकी असंगठित और साधारण सेना ने लॉन्गबो का इस्तेमाल करके फ्रांस के कुलीन वर्ग का आधा सफाया कर दिया था। इस लड़ाई से पहले यूरोप में युद्धों को कुलीन वर्ग का खेल माना जाता था, जिसमें आम लोग ज्यादा शामिल नहीं होते थे। लेकिन इस जीत ने युद्ध की धारणा को बदल दिया। और फिर फ्रांस ने जब अपनी आधी रईसियत खो दी, तो मैं सोचने लगा कि शायद हमें गांवों से भर्ती करनी चाहिए। और फिर हमें कहना होगा कि एज़टेक के साथ भी ऐसी ही बात हुई थी। मेसोअमेरिका में वास्तव में बड़ी स्थायी सेनाएं नहीं थीं, लेकिन एज़टेक ने इस सेना को इकट्ठा किया और उन्होंने लोगों को डराया। उन्हें वास्तव में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इसे मैक्सिको की घाटी में बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया, और मेसोअमेरिका के बाकी हिस्सों के लिए यह ज्यादातर डर का कारण था। लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे हिंसा का उत्सव मनाया जा रहा है। और शायद आपने कहा था कि एज़टेक्स के लिए सुंदरता और रक्त एक साथ चलते थे, शायद रोमन साम्राज्य की तरह। उनके पास शायद हिंसा के साथ एक अलग संबंध था, जहां यह जीवन के उद्देश्य, अस्तित्व के उद्देश्य में खड़ा था। क्या यह कहना उचित होगा? मुझे ऐसा लगता है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इन प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करने की सबसे अद्भुत बातों में से एक है यह जानना कि हमारी मानव क्षमता क्या है। और एज़टेक के मामले में जब मैंने वह बयान दिया, तो मेरा मतलब था कि वे इंसानों की बलि देने और लोगों के दिल निकालने में पूरी तरह से कंफर्टेबल थे। उनके व्यवहार में एक विचित्र और हिंसक प्रवृत्ति होती है, लेकिन साथ ही वे फूलों के बागानों, कविता, संगीत और नृत्य के बड़े प्रशंसक थे। युद्ध और बलि जितने महत्वपूर्ण थे, उतना ही कला और प्रकृति का आनंद लेना भी उनकी संस्कृति का हिस्सा था। वही एज़टेक राजा, जो युद्ध बंदियों और हजारों लोगों की बलि चढ़ाने का आदेश देता था, वही शाही दावतों में खड़ा होकर अपनी लिखी कविताएं या अपने पूर्वजों और महान राजनेताओं की कविताएं सुनाने में गर्व महसूस करता था। और उन्होंने फूलों के बगीचों जैसी चीजों पर खूब धन खर्च किया। एज़टेक राजधानी की ओर जाने वाले सभी रास्तों के किनारे सुंदर फूलों के बगीचे थे। उनके पास एक म्यूजियम था, उनके पास एक मछली घर था और एक चिड़ियाघर भी था। साथ ही उनके पास एक ओपेरा था और उनके पास एक बैले भी था, और ये चीजें एक साथ मौजूद थीं। एज़टेक लोगों के दिमाग में किसी को मारने या किसी के दिल को बाहर निकालते हुए देखने के बाद शाम को बैले देखने जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेसोअमेरिका और दक्षिण अमेरिका की अन्य सभ्यताओं, शायद माया सभ्यताओं के साथ युद्ध और हिंसा के संबंध में यह किस तरह से विरोधाभासी है? युद्ध के साथ उनका रिश्ता कैसा था?
माया सभ्यता अंत में एज़टेक सभ्यता से काफी प्रभावित हुई थी। इस वजह से जो विवरण संपर्क काल के दौरान लिखे गए थे, वे पूरी तरह से सही तस्वीर नहीं दिखाते हैं। दरअसल माया सभ्यता अपने पोस्ट क्लासिक युग में ज्यादा हिंसक हो गई थी और उनमें बलि देने की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन क्लासिक काल के दौरान ज्यादातर पुजारी और राजा ही खुद को बलि देने का कार्य करते थे। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार माया सभ्यता के राजा अपने लिंग को काटकर उससे निकलने वाले खून को कागज पर बहाते थे और फिर उस कागज को जला दिया जाता था और धुआं वह माध्यम बन जाता था जिसके जरिए वे अपने पूर्वजों से संवाद करते थे। वे वास्तव में इस कागज को अपने लिंग पर बांधते, इसे काटते और फिर नाचते ताकि खून बिखर सके। लेकिन यह उनका खुद को चोट पहुंचाने का तरीका था। यह अन्य लोगों की हत्या करने से अलग था। यह एक आत्म बलिदान था। फिर भी बहुत भयानक, लेकिन यह निर्णय लेने से बहुत अलग था कि बहुत सारे अन्य लोग मर जाएं। यह आत्म बलिदान की बात थी। क्या आप बलिदान के बारे में कुछ और बता सकते हैं? पशु बलिदान, मानव बलिदान, माया, एज़टेक और यहाँ की विभिन्न संस्कृतियों के लिए इसका क्या महत्व था? क्या वह धार्मिक प्रकृति का था? यह पूरी तरह से धार्मिक प्रक्रिया थी। अजटेक्स का मानना था कि उनके युद्ध देवता को बलिदान के लिए कैदियों की आवश्यकता होती थी और वे साधारण लोग नहीं, बल्कि प्रभावशाली और मूल्यवान व्यक्ति होने चाहिए। जब तक एज़टेक लोगों ने अपनी बड़ी और स्थायी सेना नहीं बनाई थी, वे मुख्य रूप से अनुष्ठानिक लड़ाइयां लड़ा करते थे, जिनमें वे दुश्मनों को पकड़ते और कैदी बनाते थे। दरअसल पूरे मेसोअमेरिका में वे बंदियों को पकड़ना चाहते थे ताकि वे उन्हें वापस ला सकें और देवताओं को उनकी बलि दे सकें। और एज़टेक लोगों ने खास तौर पर युद्ध के देवता को मानने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने यह प्रथा दूसरों से ज्यादा अपनाई। उन्होंने इसे इतनी बार और इतनी सफलतापूर्वक किया कि उनके आसपास कोई दुश्मन नहीं था। इसलिए एज़टेक लोगों ने एक निर्णय लिया कि वे ट्लैचकोलिन्स नाम के एक दुर्भाग्यपूर्ण समूह के साथ कभी शांति नहीं बनाएंगे। यह समूह उनके पास ही रहता था, लेकिन एज़टेक उन्हें अपना दुश्मन मानते थे, ताकि वे हर साल पास जाकर त्लाचकोलिन्स के साथ एक छोटा सा प्रतीकात्मक युद्ध कर सकें और उन्हें वापस ले आकर बलि चढ़ा सकें। कोर्टेज ने उन लोगों से मुलाकात की और उन्होंने उनसे यह कहा, यहां ऐसे लोग हैं जो उनसे नफरत करते हैं। मैं इन लोगों का इस्तेमाल कर लूंगा। हम कहते हैं, ओह, कॉर्टेज ने एज़टेक दुनिया पर कब्जा कर लिया। ये कॉर्टेज था और 20,000 सुपर गुस्से में त्लेश कॉलिन्स। और वे एक असली बलिदान थे। तो वहाँ कुछ प्रकार की ये रस्म लड़ाइयाँ होती होगी या फिर सिर्फ लोगों के सिर काटे जाते थे? क्या वहाँ पर बलिदान के बारे में कुछ दिलचस्प रस्में भी होती थी? ये ज्यादातर दिल निकालना है, कभी कभी सिर भी, लेकिन वे उन्हें मंदिर के ऊपर लाते हैं ताकि हर कोई इसे देख सके। उनके पास एक विशेष पत्थर था जहां वे उन्हें इस तरह झुकाते थे कि उनकी पसलियों का पिंजर बाहर आ जाए, और वे एक मोटा ऑब्सीडियन चाकू इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इसे करने का एक बहुत ही आजमाया और परखा हुआ तरीका चुना। वे एक विशेष स्थान पर छुरी घोंपते थे और फिर वे पसली पिंजरे पर ऊपर की ओर खींचते हुए छाती पर नीचे की ओर दबाते थे, तो वे बस एक छेद बना लेते जहां से इसे तुरंत निकाल सकते। अपने हाथ से? हाँ, उनके हाथ से। लेकिन वे इसे बहुत ही सर्जिकल तरीके से करते थे। वे मोटे ऑब्सीडियन चाकू का इस्तेमाल करते थे, पसलियों को स्तन की हड्डी के साथ तोड़ देते और फिर स्तन की हड्डी को नीचे धकेलते, ऊपर खींचते और बस। आदमी के जिंदा होते हुए? हाँ, आदमी के जिंदा होते हुए। और एज़टेक्स के पास यह विचार था कि एक भयानक सूखा पड़ा था जिसने लगभग पूरी घाटी को बर्बाद कर दिया, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पर्याप्त लोगों को नहीं मार रहे हैं, हमें इसे बढ़ाना होगा। और फिर जब उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने वास्तव में टलाच कॉलिन्स पर अपना गुस्सा निकाला, तो फिर से बारिश हुई। इससे यह साबित हो गया कि उन्हें ऐसा ही करते रहना चाहिए। और उन्होंने लोगों को भी खाया था। उन्होंने ये सच में किया। क्या ये बलिदान का हिस्सा था या? दरअसल बलिदान देने के बाद वे उन्हें खा लेते थे। और पहले तो ये सूखे और अकाल के समय की बात थी जो शुरू हो रहा था, लेकिन फिर ये बस करने की बात बन गई। जब कॉर्टेस वहां पहुंचे, तब भी वहां कुछ विशेष दावत चल रही थी जिनमें इंसान शामिल थे, और इससे स्पेनिश लोग बहुत नाराज होते थे कि उन्हें धोखे में रखकर इंसान का मांस खाने के लिए दिया जाता था। जैसे, हे, आपको डिनर पसंद आया? वो इंसान था। तो क्या इसके पीछे का आइडिया ये था कि मानव मांस का स्वाद लेना है, या क्या यह सिर्फ इस प्रकार के विचार हैं कि अगर आप किसी इंसान का दिल खाते हैं तो आप उसकी आत्मा और उसकी ताकत पा सकते हैं? एज़टेक्स के मामले में ऐसा लगता था कि उन्हें यह सब करने में मजा आता था।
साहागुन, जो एक बहुत ही जिम्मेदार इतिहासकार थे, उन्होंने काफी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं था, बल्कि इसमें एक व्यवस्थित वितरण प्रणाली भी थी। उच्च वर्ग के लोगों को सबसे बेहतरीन हिस्से मिलते थे, जैसे कि बट, जो खाने के लिए सबसे अच्छे माने जाते थे। फिर यह सिलसिला नीचे की ओर चलता था, और जो लोग सबसे निचले स्तर पर होते थे, उन्हें सिर्फ उंगलियां और पैर की उंगलियां ही नसीब होती थीं। एज़टेक के टेस्ट सचमुच बहुत ही ज्यादा अजीब थी। हे भगवान! उन्होंने सच में ऐसा किया। वे सच में ऐसा करते थे। और इसी वजह से, क्या आपने नोचे त्रिस्ते यानी दुखद रात के बारे में सुना है? ये वो रात थी जब एज़टेक्स सच में स्पेनिश पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यह सब पेड्रो डी अल्वाराडो नाम के सिर्फ एक आदमी द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें कॉर्टेज ने इस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब कॉर्टेज कोस्ट पर जाकर नई ताकत से बात करने की कोशिश करते हैं और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, जो वह करता है, लेकिन पेड्रो अल्वाराडो फिर से इंचार्ज के तौर पर शहर में वापस आ जाते हैं, और वे उन्हें सम्मानित करने के लिए एक और विशाल एज़टेक बुफे और पार्टी रखते हैं। और तब एक आदमी कहता है, हे, क्या आपको डिनर पसंद आया? हाँ, ये अच्छा है। खैर, ये एक इंसान है। देखा, मैंने कहा था ना कि वे अच्छे हैं। और इस बात से अल्वाराडो को बहुत गुस्सा आता है। वह पहरेदारों को दरवाजे बंद करने के लिए कहते हैं, और वे पार्टी में मौजूद सभी को मार डालते हैं, चाहे वो महिलाएं हों या बच्चे। किसी के पास हथियार नहीं थे, और वह बस हर किसी को मार डालता है। इस बात से अज़टेक्स बहुत नाराज हो जाते हैं। आखिरकार वे मोंटेजुमा की हत्या कर देते हैं, जो उनका बंदी था, और फिर सभी को मारने की कोशिश करते हैं। ये सब पेड्रो अल्वाराडो की गलती थी, क्योंकि वो इंसानों को खाने के बारे में सुनकर घबरा गया था। बस एक छोटा सा मजाक। हाँ, उन्हें यह मजेदार लगा, उसे नहीं लगा। ये दिलचस्प है। मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो यही सोचता था कि नरभक्षण का संबंध दिल खाने से होगा, ताकि व्यक्ति की आत्मा या शक्ति मिल सके। कुछ खास हिरण शिकार अनुष्ठानों में यह जरूर था, लेकिन अज़टेक नहीं, उन्हें बस इंसान खाना पसंद था। यह भी डर का कारण था। मेरा मतलब है, वे एक नए शहर में जा सकते थे और कह सकते थे, आप लोग हमें हर महीने कुछ क्वेट्जल पंख भेज सकते हैं, या हम आपको खा सकते हैं। इसलिए वो मानसिक युद्ध और असली युद्ध काम कर गया, और इसी तरह वे फैले खुद पे। और वे माया पर कब्जा करने ही वाले थे, जब स्पेनिश आए और सब गड़बड़ कर दिया। उन्होंने माया को घेर रखा था, और वे पूरे युकाटन पर कब्जा करने वाले थे। तो आपका मानना है कि स्पेनिश के बिना एक ऐसा एज़टेक साम्राज्य होता जो बहुत लंबे समय तक चलता? मुझे लगता है कि एक अज़टेक साम्राज्य जरूर बनता। वे आखिरकार सभी पर राज कर लेते, लेकिन उन्होंने नफरत के जरिए सबको दबाया, और हर कोई उनसे नफरत करता था। तो यह हमेशा नहीं टिकता। वे न्यायपूर्वक नहीं, बल्कि डर और ताकत के बल पर शासन कर रहे थे। लेकिन इस तरह की सत्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि आखिरकार विद्रोह और बदलाव होना ही था।